अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एंड वेलकम बैक टू डे 2। तो यार कैसे हो सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूँ यार आप सभी लोग खैरियत से हो गए। तो यार मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ आप सबको पढ़ाने के लिए। तो यार आप चलो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यार देखो जब आप वेब डेवलपमेंट की फील्ड में आते हो ना तो आपको यहाँ पे 2 चीज़ों को स्टडी करना पड़ता है। ठीक है? एक होता है हमारे पास 2 पार्ट्स होते हैं बेसिकली। एक होता है हमारे पास फ्रंट एंड और दूसरा होता है हमारे पास बैक एंड। ठीक है? ये बैक एंड। अब दोनों चीज़ों के अंदर ना बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ठीक है? दोनों चीज़ें एक दूसरे से ना बहुत हट के हैं। बहुत ज़्यादा हट के नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत जो है ना दोनों में डिफरेंस है। जो फ्रंट एंड का काम होता है ना वो होता है यूआई यूएक्स बनाना। यूआई से मुराद है यूजर इंटरफेस, यूएक्स से मुराद है यूजर एक्सपीरियंस। अब इसका क्या मतलब है? आप किसी वेबसाइट पर विजिट करते हो तो यार आपको वहाँ पे ना एक इंटरफेस देखने को मिलता है, आपको कुछ चीज़ें मिलती है, आपको एक ओवरव्यू देखने को, कुछ यार डिज़ाइन देखने को मिलता है उस वेबसाइट का। ठीक है? तो वो डिज़ाइन बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? वो फ्रंट एंड डेवलपर की होती है। और ये इसी की ज़िम्मेदारी होती है कि जो जब बंदा कोई यूज़र जो है उस डिज़ाइन को देखे तो उसको एक अच्छा एक्सपीरियंस वहाँ पे मिले, वो अच्छा एक्सपीरियंस वहाँ पे फ़ील करे। तो ये सब जो ज़िम्मेदारी होती है फ्रंट एंड डेवलपर की होती है और यही मोस्ट क्रिएटिव भी होते हैं। ठीक है? क्योंकि इनका सारा काम जो होता है ना डिज़ाइनिंग वाला काम होता है। हाँ, इन शॉर्ट हम लोग इसको कह सकते हैं डिज़ाइनर भी होते हैं ये लोग। लेकिन डिज़ाइनर वो वाले नहीं जो सिर्फ डिज़ाइन करें, कोडिंग से डिज़ाइन करते हैं। ठीक है? अच्छा, अब इस फ्रंट एंड के अंदर जी ना हमारे पास कुछ पार्ट्स हैं उनको हमने कवर करना है। सबसे पहले फ्रंट एंड की बेसिक्स हम लोग कवर करेंगे। ठीक है? बेसिक्स में क्या-क्या चीज़ें आ जाती हैं हमारे? बेसिक में हमारे पास 3 लैंग्वेजेज़ हैं, चौथी 2 मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ। ये 3 लैंग्वेजेस तो आपको आना लाज़मी है, ठीक है? ये 2 कंपल्सरी लैंग्वेजेस हैं। पहली एचटीएमएल है, दूसरा सीएसएस है, तीसरी है हमारे पास जावास्क्रिप्ट। इनके नाम आप लोगों ने, अगर आप लोग कोडिंग वगैरह की वीडियोज़ देखते हो तो आपने इनके नाम तो कहीं न कहीं सुने होंगे, ठीक है? हर बंदा आपको ये रिकमेंड करता है अगर आपने कोडिंग शुरू करनी है तो एचटीएमएल से शुरू करो। क्यों? क्योंकि यार ये मोस्ट ईज़ीएस्ट लैंग्वेज है। इसको देखो, अगर आप इसकी ड्यूरेशन देखो ना, सिर्फ 3 दिन में आप इसको पूरा-पूरा समझ सकते हो, फुल एडवांस तक, ठीक है? तो ये इतना हलवा है, इतनी ईज़ी है। अब मैं इसी तरह आपको थोड़ी बहुत डिटेलिंग इसके बारे में बता दूँ। इसकी फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज और ये जो है ना वेबसाइट के स्ट्रक्चर यानी ढांचे को डिफाइन करने के लिए, ढांचा बोलो, स्केलेटन बोलो, स्ट्रक्चर बोलो, तीनों वर्ड्स बोल सकते हो, उसको डिफाइन करने के लिए इस्तेमाल होती है। इसी तरह अगली चीज़ जो है हमारे पास वो है सीएसएस। इसकी फुल फॉर्म है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। अब एक वेबसाइट तो बन गई, ठीक है? उसके अंदर हमने चीज़ें डाल दी, सब कुछ भर दिया। अब तो कितना कचरा लग रहा होगा, ठीक है? उसको मैनेज करना है, उसकी खूबसूरती को सँभालना है, उसको ब्यूटीफाई करना है। यानी अगर हम बोले ना, द प्रोसेस टू ब्यूटीफाई द वेबसाइट इज़ कॉल्ड सीएसएस। वैसे प्रोसेस तो नहीं है, ये एक लैंग्वेज है जिसकी मदद से हम लोग जो है ना ब्यूटीफाई करते हैं वेबसाइट को। तो ये सीएसएस कहलाती है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। अगला पार्ट जो है ना वो हमारे पास मोस्ट डिफिकल्ट लैंग्वेज जो लोग पता नहीं क्यों कंसीडर करते हैं, जबकि इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये, बहुत आसान है, हलवा लैंग्वेज है ये। वो है जावास्क्रिप्ट, जेएस जिसको शॉर्ट में कहा जाता है। अच्छा, जावा और जावास्क्रिप्ट दोनों में बहुत फ़र्क है। जावा जो है एक अलग लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये एक वेब डेवलपमेंट से रिलेवेंट लैंग्वेज है, तो दोनों में बहुत फ़र्क है, तो आप लोग इसमें कंफ्यूज़ नहीं होना। हम लोग जावास्क्रिप्ट को स्टडी करेंगे इसमें, ठीक है? जेएस को। ये करती क्या है, किसी भी वेबसाइट पे कोई फंक्शनिंग हो रही हो ना, कोई हरकत या कोई मोशन ऐसा कुछ हो रहा हो जो काम को डिफाइन करे, ठीक है? वो जावास्क्रिप्ट की मदद से होता है। कोई इवेंट हो रहा है, इन शॉर्ट हम जावास्क्रिप्ट को इवेंट ड्रिवन लैंग्वेज भी कहते हैं, वो खैर हम लोग उस वीडियो में समझेंगे जावास्क्रिप्ट की। इवेंट ड्रिवन लैंग्वेज इसका क्या मतलब है कि कोई इवेंट हो रहा हो, जैसे मैं ये बटन आप मान लो जावास्क्रिप्ट वाले कोई बटन मान लो, जैसे ही मैं अपना माउस इसके ऊपर लेके गया, इसका कलर जो है ना ब्लैक से ब्लू हो गया, तो ये काम किसने करा? ये काम जो है ना जावास्क्रिप्ट करता है। देखो वैसे ये काम खैर सीएसएस से भी हो सकता है, लेकिन यार एक इवेंट ड्रिवन लैंग्वेज इसको जावास्क्रिप्ट से ही कर सकते हो आप। अगर जिन्होंने सीएसएस पढ़ी हो कहोगे यार ये तो सीएसएस से भी हो सकता है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एग्जांपल देने के लिए आपको समझा रहा हूँ। ये इस बटन पे चलो उसको भी छोड़ो, इस एग्जांपल को ये बटन है जावास्क्रिप्ट, आप इस पे क्लिक करते हो तो यार आपको कोई पॉपअप देखने को मिलता है। ये जो पॉपअप दिखाना ये जिम्मेदारी किसकी है? जावास्क्रिप्ट की जिम्मेदारी है। ये क्लिक का इवेंट संभालना ये किसकी जिम्मेदारी है? जावास्क्रिप्ट की जिम्मेदारी। तो इसलिए जो क्लिक का इवेंट, इसको इवेंट ड्रिवन लैंग्वेज इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये काफ़ी सारे इवेंट्स को हैंडल करता है। अच्छा, जावास्क्रिप्ट तो आपको समझ आता है, कोई भी जो ऐसी इवेंट ड्रिवन लैंग्वेज है इवेंट्स को मैनेज करती है। टाइपस्क्रिप्ट क्या है? टाइपस्क्रिप्ट जो है कुछ भी नहीं, जावास्क्रिप्ट का थोड़ा सा ही एडवांस वर्जन है, कुछ रूल्स इसमें एडिशन है बस, बाकी सब डिट्टो कॉपी सेम है, कुछ भी नहीं। इसको समझ लो तो उसको समझना बहुत हलवा है, ठीक है? तो इसमें मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि यार टाइम भी शॉर्ट है थोड़ा सा हमारे पास। अगला पार्ट जो है ना हमारे पास सीएसएस फ्रेमवर्क। सीएसएस मैंने आपको बताया कैस्केडिंग स्टाइल शीट किसके लिए काम आता है? वेबसाइट को ब्यूटीफाई करने के लिए। अब फ्रेमवर्क से क्या मुराद है? फ्रेमवर्क यार एक पूरा कंबाइंड कोड होता है जो किसी और ने लिखा होता है हमारी आसानी के लिए। यानी हम उनके कोड को अपने कोड में इंप्लीमेंट करके अपनी वेबसाइट को बेहतर बना सकते हैं। अगर आप कोई भी चीज़ स्क्रैच से लिखते हो ना तो यार आपको ज़्यादा टाइम लगता है। सिमिलरली अगर आप सीएसएस से कुछ लिखोगे ना तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। आपको बहुत सारी रिपीटेड कोड लाइनें बहुत सारी लिखनी पड़ेंगी, ठीक है? अब यही जो फ्रेमवर्क है ना हमारे काम को आसान कर देते हैं। ये लोग करते क्या है? ये देखो, ये करते कुछ भी नहीं है बेसिकली, इनके पास एक प्री रिटन कोड होता है जो डेवलपर्स ने ऑलरेडी लिखा होता है, वो हम प्रोवाइड कर देते हैं और हम लोग वो कोड अपने कोड में यूज़ करके अपनी वेबसाइट को ब्यूटीफाई कर देते हैं। इनमें हमारे पास 2 फ्रेमवर्क्स आते हैं, बूटस्ट्रैप और टेलविंड सीएसएस। अगर आपको पढ़ना है तो आप इनके नाम सर्च कर सकते हो, आपको टॉप पे वेबसाइट्स मिल जाएंगी। इसके अलावा भी काफ़ी सारे शेड सीएन यूआई, बहुत सारे मटेरियल यूआई, ठीक है? तो ये सब भी वही काम करते हैं, लेकिन मैं थोड़ी सी चीज़ें इनके अंदर अलग अलग हैं, तो टाइम मिला तो हम लोग इंशाल्लाह सब कुछ स्टडी करेंगे। इसके बाद आता है हमारे पास जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट मैंने आपको बताया इवेंट को हैंडल करने वाली लैंग्वेज, यानी वेबसाइट पे कोई फंक्शन हो रहा हो तो उसकी जिम्मेदारी, उस फंक्शन को हैंडल करने की जिम्मेदारी जावास्क्रिप्ट। फ्रेमवर्क एक कंबाइंड कोड, एक कंप्लीट कोड जो किसी और ने लिखा है हमारी आसानी के लिए, ठीक है? अब जावास्क्रिप्ट में कुछ फ्रेमवर्क्स हैं। रिएक्ट, यार देखो जिसको कोडिंग की वीडियोस देखना है पसंद है या कोई देखता आ रहा हो तो रिएक्ट का पता है कि यार वो कितनी पॉपुलैरिटी भी है, चल रहा है। रिएक्ट को उसके अंदर भी कंसीडर करा जाता है मर्न स्टैक के अंदर, ठीक है? मर्न स्टैक जिसको नहीं पता मैं उसको बता दूं, मर्न स्टैक एक फुल स्टैक डेवलपर जिसको फ्रंट एंड बैक एंड दोनों आता है, उसको कहा जाता है मर्न। या मर्न एम जो है मोंगोडीबी एक डेटाबेस को रिप्रेजेंट करता है, ई एक्सप्रेस जीएस
और आर जो है ना हमारे रिएक्ट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, ये जो आर है ना रिएक्ट, और एन जो है वहाँ पर नोड जेएस को रिप्रेजेंट करता है। अब ये क्या चीज़ें इनको हम लोग फिर डिटेल में स्टडी करेंगे अपने पास, लेकिन फिलहाल ये समझो, देखो ये एक पूरा फुल स्टैक का पार्ट है ये, यानी इसको आप सीखोगे तो इसको सीखना एक, अगर आप एक फुल स्टैक डेवलपर बनना चाहते हो तो आपको ये सीखना पड़ेगा, तो उसकी इतनी इंपॉर्टेंस है और ये आज के टाइम पे बहुत पॉपुलर भी चल रहा है। अगली चीज़ जो है ना वो कुछ भी नहीं है, नेक्स्ट जैसे वो इसी का ही सुपर सेट है। जैसे जावास्क्रिप्ट का सुपर सेट जो हमारे पास था थोड़ा सा एडवांस वर्जन टाइपस्क्रिप्ट का, इसी हमारे पास रिएक्ट का थोड़ा सा एडवांस वर्जन जो है नेक्स्ट है थोड़ा सा अलग है, लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स के अंदर यूज़ होते हैं वो रिएक्ट के ही है, यानी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगला हमारा Vue.js है, Vue.js भी बिल्कुल ही जावास्क्रिप्ट के बाकी फ्रेमवर्क जैसा ही है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें इसमें भी अलग हैं, ठीक है, उनमें कंपोनेंट्स, इसमें सर्वर साइड रेंडरिंग और इसमें कुछ और फीचर्स इस्तेमाल होते हैं, तो हम लोग उसको भी स्टडी करेंगे। अच्छा, प्रोजेक्ट्स जो हैं हमारे पास 200 से ज़्यादा ही होंगे, बेसिक और इंटरमीडिएट। फ्रंट एंड के पार्ट में हम लोग बेसिक और इंटरमीडिएट को ही ज़्यादातर कवर अप करते हैं, ठीक है। बेसिक वाले जो होते हैं HTML CSS तक होते हैं, और जब जावास्क्रिप्ट इसमें ऐड हो जाती है तो वो सारे प्रोजेक्ट्स हमारे इंटरमीडिएट लेवल को पहुँच जाते हैं। अच्छा, जो प्रोजेक्ट बच जाएंगे फिर मुझे उम्मीद नहीं है, मतलब मैं यार ये मानता हूँ, आई बिलीव दैट कि जब तक हम लोग ये कोर्स यहाँ तक पहुँचेंगे ना, Vue.js को हम लोग खत्म करेंगे तो हमारे पास लास्ट में 10 से 15 ही प्रोजेक्ट्स बचेंगे बस, बाकी हम लोग जो है हर कॉन्सेप्ट के साथ साथ अपने प्रोजेक्ट्स को कवर अप करते रहेंगे। अच्छा, इसके बाद हमारा फ्रंट एंड तो हो गया, फ्रंट एंड हमें पता चल गया यार डिजाइनिंग वाला जो प्रोसेस है ना वो है, उसके अंदर हमें क्या क्या सीखना पड़ेगा, कितना टाइम। अच्छा, टाइम तो फिर मैं आपको या अभी चल बता देता हूँ। फ्रंट एंड को सीखने में यार अराउंड 3 से 4 महीने लगते हैं, कंप्लीट स्टडी करना है डिटेल्ड में, ठीक है। HTML 3 दिन, CSS को 2 हफ्ते लगते हैं, जावास्क्रिप्ट को सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, अराउंड 3 हफ्ते भी लग जाते हैं, और या इससे भी ज़्यादा, क्योंकि यार ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है हमारे पास। टाइपस्क्रिप्ट अगर आपको ये अच्छे से समझ आ गया तो यार ये 1 से 1.5 हफ्ते की कहानी है, बहुत हलवा, बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, यानी इसी के कॉन्सेप्ट जो है ना इस पर उतार के रखते हैं बस, और कुछ भी नहीं है। बूटस्ट्रैप यानी ये 1 से 2 दिन का काम है। टेलमेंट जैसे ये भी 2 दिन में आप सीख जाओगे, इसको आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपकी इसको क्लासेस याद होंगी, ऐसा नहीं कि मैं आपको 2 दिन में सिखाऊंगा, लेकिन इसकी क्लासेस जैसे आप प्रैक्टिस करते रहोगे वैसे वैसे आपको इनकी चीज़ें जो है याद होती रहेंगी। हाँ, इनमें थोड़ा याद करने वाला काम है, वैसे यार समझ सकते हो। रिएक्ट, अगर आपको जावास्क्रिप्ट पे कमांड हासिल है, टाइपस्क्रिप्ट पे कमांड हासिल है, तो रिएक्ट जो है आपके 2 हफ्ते का खेल है, इतना ज़्यादा वो नहीं होगा हमारे पास, ठीक है। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट.js है, नेक्स्ट.js भी है, अगर आपको रिएक्ट अच्छे से आती है, जावास्क्रिप्ट अच्छे से आती है, तो ये भी आपके लिए इतना टाइम कंज्यूमिंग नहीं होगा। सिमिलरली व्यू के लिए भी मैं यही बात कहूँगा कि ये भी मैक्सिमम जो है ना हमारे पास 2 हफ्तों का ही गेम है। इसके अलावा ये प्रोजेक्ट्स वगैरह हम लोग बनाएंगे इंशाल्लाह इसी के साथ, तो प्रोजेक्ट्स के साथ साथ जो है ना ये इनके एक हफ्ते आप बढ़ा लो, इस तरह कर लो, क्योंकि प्रोजेक्ट जो है ना मैंने यहाँ पे अलग से रखे हैं, लेकिन हम लोग इनके साथ साथ कवर अप करेंगे, तो ये अराउंड 3 से 4 महीने के अंदर अंदर आप एक फ्रंट एंड डेवलपर बन जाओगे। अगला पार्ट जो है ना जिसको लोग काफ़ी मुश्किल मानते हैं वो है बैक एंड डेवलपर, लेकिन आई थिंक जो फ्रंट एंड से ज़्यादा आसान है। बैक एंड जो है ना आपको जब आप सीखोगे ना बहुत आसान लगेगा रेदर देन फ्रंट एंड। फ्रंट एंड में बहुत झमेला है, बैक एंड में कुछ भी है, बैक एंड में सीधा सीधा कोड है, लेकिन लोग इसको बहुत मुश्किल समझते हैं। मुश्किल आप लोगों ने खुद ने बनाया है, मुश्किल नहीं है वो चीज़, ठीक है। तो यार अभी बिना टाइम इसके पहले तो समझते हैं हम लोगों ने स्टडी क्या करना है। बैक एंड में ना सबसे पहले एक लैंग्वेज को चूज़ करना पड़ता है, ठीक है। अब ये लैंग्वेज देखो, Node.js भी एक लैंग्वेज तो नहीं है, ये एक वियर्ड इंजन है जावास्क्रिप्ट का। पहले भी इसको छोड़ो, बस समझ लो अभी फिलहाल ये लैंग्वेज मान के चलो इसको, ठीक है। इतनी डिटेल में हम लोग अभी नहीं जा रहे, हम बैक एंड में जाएंगे तब घुसेंगे इसमें, ठीक है। Node.js, अगला PHP एक लैंग्वेज है, और जावा को तो अभी फिलहाल छोड़ दूँगा, जावा जो है ना हमारे कोर्स से रेलेवेंट है ही नहीं, तो जावा को हम लोग इस पूरे पार्ट को हम लोग स्टडी नहीं करने वाले इस फील्ड में, क्योंकि आपको जावा की अभी बेसिक नॉलेज ही नहीं है। जब हम जावा का कोर्स डाल देंगे इंशाल्लाह चैनल पे, तो हम लोग स्प्रिंग फ्रेमवर्क को पढ़ेंगे आएगा, ठीक है। तो अब देखो जो मोस्ट पॉपुलर मैं आपको बताया था ना मर्न स्टैक, एम का तो मैंने अभी आपको शायद ये MongoDB पे हम लोग आएंगे, लेकिन जो आर मैंने आपको रिएक्ट बताया, EXpress.js और एन नोड, यानी ये देखो ये Node.js जो है ना ये जावास्क्रिप्ट का इंजन है, जो जावास्क्रिप्ट को जो है ना आपके ब्राउजर में रन करने देता है कि PC में रन कर देता है, टर्मिनल में, ठीक है। अब इसका क्या काम है वो मैं आपको इंशाल्लाह समझाऊंगा जब हम लोग इस वीडियो पे आएंगे, इसकी डिटेल पार्ट को स्टडी करेंगे, ठीक है। Node.js के साथ साथ हम लोग को एक फ्रेमवर्क भी पढ़ना होता है, जो फ्रेमवर्क हमारे पास होता है Express.js, ठीक है। Express.js यार ये राउटिंग वगैरह में हमारी हेल्प करता है, तो उसके लिए इस्तेमाल होता है। अगला हमारे पास PHP है, PHP में हम लोग का एक फ्रेमवर्क होता है Laravel भी आजकल काफ़ी ट्रेंड पे चल रहा है। यार कहते हैं PHP डेड हो जाएगी, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ, यानी Laravel में बहुत तेज़ी से अपडेट्स आ रही हैं, ठीक है। तो हम लोग PHP को डेड अभी नहीं समझेंगे, हम लोग अगर टाइम मिला तो इंशाल्लाह इसको स्टडी करेंगे। वरना ये होगा बैकएंड जो है ना अकेले में ही इसी लैंग्वेज को स्टडी करने में ना हमें अराउंड 3 से 4 महीने लग सकते हैं, तो आगे तक जाना जो है ना थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। बैकएंड होता थोड़ा सा लंबा है, ये बात है, फ्रंट एंड से थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है बैकएंड को समझे। अच्छा, डेटाबेस, अब ये डेटाबेस होता है क्या है? डेटाबेस ऐसी जगह होती है जहाँ पे आपका डेटा स्टोर होता है। जैसे भाई आपने किसी जगह पे कोई फॉर्म भरा, तो वो डेटा कहाँ गया? डेटा गया इसके डेटाबेस में, ठीक है। अब डेटाबेस का कहीं भी हो सकता है, वो डेटा सेंटर होते हैं। बेसिकली डेटाबेस जो होते हैं ना, ये भी एक तरह की वेबसाइट ही होती है, उसमें जो है ना आपका डेटा जो है अरेंज होता है, स्टोर होता है। अब डेटाबेसेस की भी ना 2 टाइप्स होती हैं, एक होती है SQL स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज, और दूसरा होता है नॉन स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। अब ये क्या चीज़ है? देखो इनमें भी ना हमारे पास 2 डेटाबेस, असल बेसिकली हमने लोग ना इनको MySQL और MongoDB को स्टडी करना है। ये तो हम सिर्फ टाइप्स हैं इनकी, इनके अंदर भी जो है ना इनके अंदर ये असल डेटाबेसेस है। MySQL का ये एक टेबुलर फॉर्म में, यानी जो डेटा है ना उसको टेबल की फॉर्म में स्टोर करता है, और इसके बरक्स जो है MongoDB जो है ना, इसके ऑपोजिट MongoDB जो है ना हमारे पास डॉक्यूमेंट्स में डेटा स्टोर करता है JSON फाइल के अंदर। अब जिसको ये बात समझ नहीं आई तो यार हम लोग जिस दिन इस पर जाएंगे इंशाल्लाह तो हम लोग इसको समझेंगे। उसके बाद आता है वर्जन कंट्रोल। ये वर्जन कंट्रोल जो है ना हम लोग बैकएंड में नहीं समझेंगे, ये जैसे ही हम लोग अपनी जो है ना इंशाल्लाह CSS को थोड़ा बहुत इंटरमीडिएट पे सीख जाएंगे, यानी बेसिक से थोड़ा सा आगे, तो हम लोग वर्जन कंट्रोल पे जाएंगे, ठीक है। अब इसको क्या कहते हैं, यानी मतलब है क्या वर्जन कंट्रोल को? तो अभी आप छोड़ दो, गिट और गिटहब तो सुना होगा, आज जिसने नहीं सुना उसको बता दूँ, ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे जो है ना अपना कोड शेयर कर सकते हो, ठीक है। दोनों में काफ़ी अंतर है, दोनों में काफ़ी डिफरेंस है, ठीक है। दोनों को हम लोग स्टडी करेंगे, लेकिन फिलहाल आप ये समझो ये एक वेबसाइट है गिटहब, जहाँ पे आप जो है ना अपना कोड शेयर कर सकते हो।
और इसको एक सर्विस के तौर पे मान सकते हो, जिसको आपको हेल्प करती है आपका कोड गिटहब पे अपलोड करने। बस इतना मान के चलो, तभी आपको बेसिक क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अब आता है डिप्लॉयमेंट। अब जो भी मैं कोडिंग लिखूंगा वो तो मेरे सिस्टम पे रहेगी, उसको मैं दुनिया को कैसे दिखाऊँ, ठीक है। अब दुनिया को दिखाने के लिए भी ना 2 पार्ट्स हैं हमारे पास। आप देखो दोनों में ही ना, एक में फ्रंट एंड भी कवर करेंगे, फ्रंट एंड में भी हम लोग यही पार्ट कवर करेंगे डिप्लॉयमेंट वाला, लेकिन थोड़ा सा अलग होगा। और बैक एंड में भी हम लोग वापसी डिप्लॉयमेंट को स्टडी करेंगे, ठीक है। तो डिप्लॉयमेंट हमारे 2 पार्ट आते हैं, एक वर्सल एक ऑनलाइन यार वो है सर्विस है, तो आप उसको चेक कर सकते हो। और नेटलिफ काफ़ी पॉपुलर है, उसको भी चेक कर सकते हो। ये वर्सल जो है आपको फ्रंट एंड बैक एंड दोनों ही प्रोवाइड करता है। नेटलिफ ही शायद आपको सिर्फ फ्रंट एंड प्रोवाइड करती है, बैक एंड की सपोर्ट आपको नहीं देती, ठीक है। तो आप लोग इसका स्टडी कर सकते हो, और अगर आपको इसको डिटेल में स्टडी करना हो। अच्छा, प्रोजेक्ट्स जो है मैंने आपको कहा ये सब मैंने अलग से लिख के रखे हैं, लेकिन हम लोग हर कॉन्सेप्ट के साथ काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स को डील करेंगे, ताकि यार आपका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होता रहे। अगर हम लोग आखिर में बनाएंगे तो आपको चीज़ें ना वापसी रिकॉल कराने में आपका भी खुद का भी टाइम जाएगा और मेरा भी टाइम जाएगा। इसलिए जो है ना प्रोजेक्ट्स को हम लोग साथ साथ कॉन्सेप्ट वाइज कवर अप करेंगे, और एंड में एक जो है ना एंड में 3-4 बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को कवर अप करेंगे। अच्छा, हम लोग जो है ना इस पूरी सीरीज़ के अंदर जो बैकएंड की सीरीज़ है, हम लोग 300 से ज़्यादा एडवांस और एक्सट्रीम प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। 300 करना जो है ना काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इनमें जो है ना टाइम जो है ना हमारा बढ़ता चला जाता है। इस छोटे से अगर हम लोग कोई बैकएंड का छोटा सा प्रोग्राम लिखना पड़ेगा ना, तो हमें साथ साथ इसका फ्रंट एंड भी लिखना पड़ता है। तो ये भी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी होती है इसमें, जिसकी वजह से हमारा जो टाइम है ना वो बढ़ जाता है। तो हो सकता है इनकी जो लिमिट है ना प्रोजेक्ट्स की थोड़ी सी रिड्यूस हो जाए, फ्रंट एंड में ज़्यादा हो जाए। अब डिपेंड करता है टाइम किस तरह हमारे पास बचता है। अच्छा, अब इसमें जो है ना कुछ चीज़ें हमारे पास बच जाती हैं, क्योंकि मैंने आपको बोला इसमें 4 महीने लगेंगे अप्रॉक्स, और इसमें 5 महीने भी तो 9 महीने तो हो गए हैं। 9 से 10 महीने तो आपको आराम से लगेंगे। एक ये जो है ना, ये अगर आप इतना भी कर लो तो आप एक प्रोफेशनल वेब डेवलपर बन गए हो। अगर आप लोग कहीं भी जाओ तो आपसे इसके आगे कोई नहीं पूछेगा। अगर आपको इतना आता है बहुत है ये, यानी ये मोर देन इनफ है। लेकिन इसके अलावा जो मैंने कहा था कि यार आपको ना बहुत सी अलग-अलग चीज़ें भी हम लोग सिखाएँगे। देखो वो डिपेंड करता है टाइम पे। आपको यार ऐसा नहीं कहेगा कि आपने सीएसएस के फ्रेमवर्क में यार हमें मटेरियल यूआई नहीं सिखाया, क्योंकि यार टाइम इतना नहीं है हमारे पास। टाइम इतना है कि यार मैं आपको एक प्रोफेशनल वेब डेवलपर बना दूँ। देखो आपके सामने भी अगर मैं कचरा डालूँगा ना, तो यार ये फ़ायदा नहीं है इस पूरी बात का। लेकिन टाइम मिला तो यार इंशाल्लाह हम लोग इस पार्ट को ज़रूर कवर अप करेंगे। जैसे पीएचपी है, हम लोग पीएचपी पूरी लैंग्वेज सिखानी पड़ेगी इस तरह। फिर जाके आप लेवल पे आओगे, फिर जाके आप बैकएंड समझोगे। तो पीएचपी को सिखाना जो है ना कोई आसान काम नहीं है। पीएचपी खुद भी बहुत बड़ी लैंग्वेज है। जैसे जावास्क्रिप्ट इनसे भी कोई बड़ी लैंग्वेज है, यानी बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत डिटेल्ड है पीएचपी भी। फिर इसका फ्रेमवर्क भी समझना है लेवल, तो यानी टाइम कंज्यूमिंग है काफ़ी सारी चीज़ें। तो हम लोग को टाइम भी अपना साथ मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है यार आपको ये पार्ट समझ आ गया होगा काफ़ी अच्छे से। हर लैंग्वेज को मैंने आपको काफ़ी डिटेल में समझा दिया कि यार किस चीज़ को कितना टाइम लग सकता है। अच्छा, मैंने शायद आपको बैकएंड में नहीं बताया, तो मैं बैकएंड में बता दूँ। ये देखो नोड.जेएस और एक्सप्रेस को समझ रहे हैं मेरा। इनके अंदर प्रोटोकॉल्स वगैरह जो मैंने आपको कल रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स समझाया था कल की वीडियो में, वो सारा काम जो है ना यहाँ पे आता है। कि एक्सप्रेस.जेएस जो है ना ये वही चीज़ें हैंडल करता है, तो उसको समझने में अराउंड 2 हफ्ते तो लग जाते हैं। ये डेटाबेस है माईएसक्यूएल, इसको भी 2 हफ्ते लग जाते हैं, क्योंकि इस डेटाबेस को खुद को भी मैनेज करना सीखना पड़ता है, और उसके साथ एक लैंग्वेज भी सीखनी पड़ती है। हाँ, इसमें 2 फटीग होती हैं। एक तो आपको डेटाबेस भी सीखना पड़ता है, दूसरा जो है ना ये एसक्यूएल भी सीखनी पड़ती है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ये इसका भी ट्यूटोरियल आ जाएगा, कोई मसले की बात नहीं है। तो इसलिए इसका टाइम जो है ना थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। अगला है हमारा मोंगोडीबी। मोंगोडीबी जो है नॉन स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है, इस पर कोई लैंग्वेज सीखनी नहीं पड़ती, इसके सिर्फ कमांड है छोटे-मोटे, वो आप सीखोगे तो आप डेटाबेस आराम से सीख पाओगे। और इसको नोड जैसे कनेक्ट करो तो ये सिंपली आपको बहुत जावास्क्रिप्ट से भी ऑपरेट हो जाएगा। गिट और गिटहब ये तो हमारे पास 2 दिन का खेल है, क्योंकि बहुत हलवा है। कुछ भी नहीं करना है इसमें, एक या 2 वीडियो में मैं आपको काफ़ी अच्छे से दोनों चीज़ें समझा दूँगा। डिप्लॉयमेंट, हाँ, डिप्लॉयमेंट जो है सबसे लास्ट पार्ट है, और इसको आई थिंक 1 हफ्ता नहीं लगेगा, क्योंकि यार देखो ये काफ़ी छोटा सा प्रोसेस है। अराउंड 1 या 2 दिन में आप लोग इसको काफ़ी अच्छे से समझ लोगे। अच्छा, प्रोजेक्ट्स तो मैंने आपको कहा कि इसमें प्रोजेक्ट्स काफ़ी सारे होंगे, तो 2 से ढाई महीना तो सिर्फ प्रोजेक्ट में ही जाएगा हमारा। इसलिए लोग जो है ना बैकएंड डेवलपमेंट को काफ़ी मुश्किल मानते हैं, लेकिन यार बैकएंड ज़्यादा आसान है फ्रंट एंड से, मैं तो फिर भी यही कहूँगा। अब हाँ, देखो मैं आपको समझाऊँगा इंशाल्लाह, और मैं आपको इतनी गारंटी दूँगा कि यार आपके लिए जो है ना मैं बैकएंड बहुत आसान बना दूँगा। आप अगर किसी को कहोगे ना मुझे बैकएंड आसान लगता है, तो वो कहेगा यार बैकएंड तो यार सबसे मुश्किल पार्ट है। तो आप कहोगे नहीं यार, मैंने बहुत अच्छी जगह से समझा है। तो ठीक है यार, मुझे उम्मीद है कि यार आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा। काफ़ी मेरी मेहनत पे यार आप सपोर्ट करोगे इंशाल्लाह। और यार मिलते हैं फिर अगली वीडियो में इंशाल्लाह। टिल देन कीप लर्निंग। अल्लाह हाफ़िज़।